हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षा राय के नाम से जाके वहाँ पे सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। 10 पार्ट्स हैं, आप उनको रीड कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है उसको रीड करने का, तो आप यहीं से मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जब भी आपका लॉकडाउन खुलेगा हम उसको थ्रोली पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बट अपना जो प्रेजेंटली आपका काम चल रहा है उसको पीछे मत छोड़ो। देखो, अब ये बात है हमारे सेकंड चैप्टर की, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड चैप्टर ये है। देखो, आपने जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, सांस लेने की बात करते हैं, हमने दो वर्ड्स हम सुनते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अब दो वर्ड बने हैं तो इनका मीनिंग भी अलग होगा, ठीक है ना। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। हम इनहेल एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमारे प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल। क्या एनिमल्स की तरह वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स या जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन की इनटेक इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग क्या होगी? बेसिकली हमारी ब्रीदिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होगी मेनली गैसेस। और रेस्पिरेशन क्या होगी? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होगी जहाँ पे ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द फूड टू बिल्ड एनर्जी, ठीक है ना। रेस्पिरेशन क्या होगी? ये वो प्रक्रिया है जिसमें हमने ब्रीदिंग के थ्रू हमने ऑक्सीजन तो ले ली, अब वो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करेगी? जो हमने खाना खाया ना उसको तोड़ने के लिए, जो हमें डाइजेस्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कहाँ से प्रोवाइड कराएगी? हमारी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी, जो हमने ब्रीदिंग के प्रक्रिया या ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इनहेल की है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? एनर्जी बिल्डिंग, फूड की ब्रेकडाउन के लिए हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं। और ब्रीदिंग में क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का आना जाना क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग बोली जाती है। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोडर्म। एंडोडर्म क्यों बोला मैंने? इसने बोला है इट इज़ द वन ऑफ द जर्म लेयर ऑफ द थ्री, ठीक है। 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर होती है हमारी, ठीक है ना। जिसमें से हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो कौन सी लेयर का बना होता है? एंडोडर्म लेयर का होता है। कौन सी लेयर का होता है? एंडोडर्म लेयर का बना होता है। नोट कर लो अगर पता ना हो। 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस चीज़ का बना हुआ है? एंडोडर्म का बना हुआ है, ठीक है ना। देखो, अब जो हम गैसेस लेते हैं भाई, इनहेल करते हैं, अब वो कैसे मर्ज होंगे हमारे ब्लड के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर? ये क्या करती हैं? ये बेसिकली हमारे डिफ्यूज़न प्रोसेस पे क्या करती हैं? बेस्ड होती हैं, डिपेंड होती हैं। किस चीज़ के ऊपर? डिफ्यूज़न क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। देखो समझाती हूँ जैसे आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या एक मेम्ब्रेन है, ये हमारे सेल हो गई या टिश्यू हो गई, किसी की भी मेम्ब्रेन होगी। क्या है हमारे पास? एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, विच इज़ बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाइलिपिड लेयर होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बाइलिपिड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो क्या करते हैं? मान लो यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट में क्या है? किस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा है? ऑक्सीजन की अमाउंट। ये O2 के मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमारे सेल के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सेल तो क्या कर रहा है? रेस्पायर कर रहा है ना, रेस्पायर कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे सेल के अंदर क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, हमारे सेल के बाहर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है। हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता ही है, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बल्कि 1% कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट नहीं होती। 0.03 कुछ परसेंट हमारी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। बट हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो बाहर की तरफ क्या है? कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के अंदर कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की कम। ऐसे ही CO2 की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा है और ऑक्सीजन बाहर की तरफ CO2 की कंसनट्रेशन क्या है? कम। अब गैसेस कैसे जाएंगी? सेल्स जो हमने अपने नॉस्ट्रल के थ्रू तो ले लिया, अब वो कैसे जाएगी सेल के अंदर? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी गैस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन क्या है? ऑक्सीजन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समझ लो यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंस है ना। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है,
कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमारे मूवमेंट इसने क्या बोला, डिफ्यूज़न में क्या होता है कि हमारे जो सब्सटेंस है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली जो हमारी ऑक्सीजन है वो जो हमने इनहेल किया वो क्या हमारी सेल के अंदर क्या कर देगी, डिफ्यूज़ कर देगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ नोन एज द डिफ्यूज़न। तो क्या बोला जाएगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। ठीक है ना। अब अगर हमारे डिफ्यूज़न होती है तो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, मस्कुलर होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। थिन होगी, जितनी ज़्यादा थिन होगी हमारी मेम्ब्रेन लेयर उतनी ज़्यादा क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स एंटर कर पाएंगे सेल के अंदर। और ऐसे ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन CO2 की ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये भी CO2 भी इस तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी और CO2 बाहर निकल जाती है सेल से और ऑक्सीजन क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। ठीक है ना। और एरिया भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जितना ज़्यादा लार्ज एरिया होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न प्रोसेस हो पाएगी, उतनी ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, ऑक्सीजन ले पाएंगे। ठीक है ना। अब देखो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स है ब्रीथ करने के लिए, ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है। देखो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैरापोडिया इन नेरिस हमारे आते हैं अर्थवॉर्म वाली क्लास में आते हैं। ठीक है ना। जिसमें क्या करते हैं, नेरिस प्रेजेंट होता है, जिसके क्या होते हैं, एन इंटीगुमेंट लेयर इज प्रेजेंट। इंटीगुमेंट लेयर क्या होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, विच यूज फॉर रेस्पिरेशन। एनेलिडा में आते हैं हमारे, ये सब क्या करते हैं, इनके ऊपर इंटीगुमेंट लेयर प्रेजेंट होती है जो क्या है, रेस्पिरेशन में काम आती है। नेरिस पे याद रखना। पैरापोडिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारे नेरिस के अंदर, पैरापोडिया एक इंटीगुमेंट लेयर है जो उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो किसमें हेल्प कराती है, रेस्पिरेशन। बुक लंग्स सुना होगा आपने। बुक लंग्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइडर्स में, स्कॉर्पियंस में प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग किस किस के थ्रू करता है, 3 टाइप से करता है। एक तो करता है पल्मनरी होते हैं हमारे, बेसिकली जो हम लंग्स के द्वारा सांस लिया जाता है उसको पल्मनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पल्मनरी रेस्पिरेशन। स्किन के द्वारा जिसको लिया जाता है उसको कुटेनियस। और थर्ड है इसका बक्कोफ्रेंजियल, एक कैविटी के थ्रू क्या करता है, ये भी रिस्पायर कर सकता है, इसलिए क्या है बक्कोफ्रेंजियल बोला जाता है इसको, जो क्या है फ्रॉग 3 टाइप से क्या करता है, रेस्पायर करता है। सॉरी। ऐसे ही हमारी ह्यूमंस में क्या होगा, लंग्स के द्वारा करते हैं हम, जिसको क्या करते हैं, पल्मनरी रेस्पिरेशन। ह्यूमंस नहीं, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपके मैमेलियन में आते हैं वो सारे क्या करेंगे, थ्रो लंग्स क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, जिसको पल्मनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारी क्यूटिकल मैंने अभी बताया था, जो स्किन के द्वारा हम रेस्पिरेशन करते हैं उसको क्यूटिकल रेस्पिरेशन बोला जाता है, जो जिसके द्वारा कौन करता है, अर्थवॉर्म्स करते हैं। ठीक है। नेरिस भी अर्थवॉर्म की फैमिली में आता है। बेसिकली वो क्या है, वहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें क्या करते हैं, वो हमारे पैरापोडिया के थ्रू क्या करता है, रेस्पायर करता है। आपको याद रखना है पैरापोडिया के थ्रू कौन रेस्पायर करता है, नेरिस। और अर्थ किसके द्वारा की जाती है, करती है, क्यूटिकल स्किन के द्वारा क्या करती है, सांस लेती है। ये भी एक थिन लेयर होती है जो उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में पाई जाएगी, जहाँ पे थोड़ा वेटी कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जितना ऑक्सीजन होगी वो अपने स्किन के द्वारा क्या कर देगी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है ना, क्या कर देगी, अंदर से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल करवा देगी और बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन की एंट्री करवा देगी। अब गिल्स के द्वारा कौन करते हैं, सबको पता है, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे गिल्स के द्वारा रेस्पायर करेंगे। सिर्फ ट्रैकिया के थ्रू कौन करता है, इंसेक्ट्स करते हैं। याद रखना आपको ये सारे ऑर्गेनिज्म। पर कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो गैसेज एक्सचेंज करते हैं सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा अपने बॉडी सरफेस से। उनके अंदर कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं होता, कोई लंग्स नहीं, कुछ गिल्स नहीं, कुछ पैरापोडिया नहीं, नथिंग एल्स। वो क्या करेंगे, जैसे स्पंजिस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म्स, ये हम अपने लिविंग और फर्स्ट यूनिट हमारी द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड देयर डिफरेंट फंक्शन हमने उनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है। हमारे यहाँ पे आज ये बेसिक मैंने आपको बताया है, आपको ये याद रखना है, सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालती हूँ मैं। ठीक है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करिए। थैंक यू।